So up to last Wednesday, we finished pressure exerted by a liquid column. ये हम कंप्लीट कर चुके थे कि लिक्विड कॉलम जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट प्रेशर इज रो जी एच, इतना हो गया था। इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। जैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन ये है कि अगर ये लिक्विड कॉलम है और इस लिक्विड कॉलम को मैं इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करा, इट इज एक्सीलरेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। लिक्विड कॉलम है, पहले यहाँ तक था, ये था लेवल ऑफ वाटर। वाटर मान लो मैंने कंटेनर में वाटर डाल दिया और ये पूरा कंटेनर राइट साइड में एक्सीलरेट कर रहा है। आप लोग गेस कर सकते हो उसके साथ क्या होगा। लेवल ऑफ लिक्विड के साथ लेवल ऑफ लिक्विड सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा? आप ग्लास में कुछ पानी लीजिए, उसको किसी एक डायरेक्शन में एक्सीलरेट कीजिए, क्या होगा इस वाटर के साथ? क्या लगता है तुम्हें, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा या कुछ चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे आपको? लेवल में चेंज आएगा लेवल में चेंज डायगनली। आएगा, एक तरफ लेवल बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ लेवल कम हो जाएगा, ये लेवल में चेंज आएगा। अगर आपने इसको राइट साइड में एक्सेलरेट कराया तो लिक्विड बैक साइड में जाएगा, तो एक साइड लेवल बढ़ जाएगा, दूसरी साइड लेवल कम हो जाएगा। इनफेक्ट होगा ये कि ये ना कुछ एंगल थीटा आ जाएगा। वो आपसे कहता है ये एंगल थीटा कैलकुलेट करके दिखाओ कि ये एंगल थीटा क्या होगा। बताइए, ये समझ में आया? अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो लेवल क्यों बढ़ेगा? कोई बता सकता है किस फोर्स की वजह से बैकवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है? जो फोर्स इसे बैकवर्ड एक्सेलरेट करा रही है उस फोर्स का नाम क्या होगा? बैकवर्ड जो फोर्स लग रही है, तरफ लेवल बढ़ रहा है ना, तो किस फोर्स की वजह से लेवल बढ़ रहा है ये बताओगे? नॉर्मल। सर सूडो फोर्स। यस, सूडो फोर्स। ये एक्सेलरेट कर रहा है ना राइट में, तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो सूडो फोर्स इसे बैक साइड में लेकर जा रही है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि ये एंगल थीटा कितना है। तो इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ दो पॉइंट चूज कर लिए। एक पॉइंट ए यहाँ चूज किया, दूसरा पॉइंट बी यहाँ चूज कर लिया। बी का लेवल कम है, दैट्स y1, सॉरी, और यहाँ लेवल ज्यादा है, y2। और यहाँ पर मैं कुछ लिक्विड एज्यूम कर रहा हूँ, ये लिक्विड है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करी होगी। तो देखो, ये जो लिक्विड है, यहाँ जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स विल बी F1, F2, और ये इधर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स विल बी F1। ये कुछ लिक्विड फील्ड है, इस लिक्विड पे मैं फोर्स ले रहा हूँ। F2 जो फोर्स होगी वो इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर की वजह से आएगी जो ऊपर तक बढ़ा हुआ है। F1 जो फोर्स है दैट इज ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, तो यहाँ तक भरा हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स होगी नेट फोर्स इज F2 माइनस F1। और यही नेट फोर्स इस पूरे लिक्विड कॉलम का, अगर मैं मास m ले लूँ, इस लिक्विड कॉलम के एक्सेलरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। फोर्स को आप लिख सकते हो इट्स प्रेशर इनटू एरिया। इस पूरा जो सेक्शन इसमें फोर्स ले रहा हूँ उसका एरिया इसे F1 आ जाएगा P1 इंटू, टॉपिक कर रहे हैं। असीम फ्लूइड कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। और ये जो मास है ना, इस मास को आप लिख सकते हो इट्स वॉल्यूम ऑफ द कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ से P2 और, या मास को मास ही रहने दो, देखते हैं क्या होता है। अभी जो P2 और P1 प्रेशर्स हैं ये Y2 लेवल की वजह से है, ये Y1 लेवल की वजह से। तो P2 को आप लिख सकते हो रो जी Y2A माइनस रो जी Y1 इंटू A, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से रो जी A आप कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू M इंटू। सो आप यहाँ से लिख सकते हो कि Y2 माइनस Y1 जो होगा दैट्स MA
divided by density into acceleration due to gravity into the area. आप फर्दर लिख सकते हो y2 minus y1 जो होगा मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. So this is density of liquid into volume. Volume is area of cross section multiplied by the length. ये जो पूरा कॉलम है इसकी लेंथ इज L और इस पूरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A into acceleration divided by rho g A now. So देखिए रो से रो कैंसिल होगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, इस L को यहाँ ले आओ. It's y2 minus y1 divided by L is A by G. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे तो इसमें जो इतना पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज y2 minus y1, बेस L है. तो अगर आप यहाँ tan थीटा लोगे, सो द tan थीटा इज y2 minus y1 divided by L. तो आप इस y2 minus y1 by L को tan थीटा लिख सकते हो. तो अगर आप इस लिक्विड को किसी एक डायरेक्शन में एक्सिलरेट करोगे तो एक साइड लेवल ऑफ वाटर बढ़ जाता है. जिस एंगल पर ये इंक्लाइंड होगा दैट एंगल इज दिस tan थीटा व्हिच इज A by G. अच्छा, अभी मैं जो 2-3 टॉपिक्स कराऊंगा उन टॉपिक्स को आप अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए स्किप कर सकते हो, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. लिखिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मैं लिख लूँ तो बताओ मुझे, इसमें भी और कई केसेस हैं. ये आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्क्रॉल करूँ फर्दर? सालिक, मुनीब, Yes, sir. सर 1 मिनट ऊपर का दिखा दीजिएगा, वो नेटवर्क इशू हो गया था कुछ. जीएससी प्रेशर का रिलेशन है, लास्ट क्लास में यही डिराइव किया था. स्क्रॉल करूँ फर्दर?
नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर ये फ्लूइड एक्सेलरेट करना शुरू कर दे वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर ऐसा हो कि ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स कहीं भी कर सकता है। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने h हाइट तक लिक्विड फिल कर दिया, ये लिक्विड फिल्ड है। नोहा जरा बताओ मुझे बेस पर प्रेशर कितना होगा इफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड क्या होगा? फॉर्मूला भी याद नहीं है आप लोगों रो जी एच। को? रो जी एच, बेस पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो जी एच। बट मैं आपसे कह रहा हूँ अपना ये फ्लूइड ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, अब प्रेशर क्या होगा? तो देखो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक सीखो। अब जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एच। अब ये जो जी इफेक्टिव होता है, दिस जी इफेक्टिव इज, अगर ये ऊपर जा रहा है देन दिस इज जी प्लस ए। मतलब ये जी इफेक्टिव आप लॉज ऑफ मोशन में आपने एक मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम करी थी वहां से आप कैलकुलेट करते थे। तो जी इफेक्टिव आएगा जी प्लस ए, तो आपने यहाँ से प्रेशर का एक्सप्रेशन रख दिया, प्रेशर इज रो मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एच। ये प्रेशर का एक्सप्रेशन है अगर ये ऊपर जा रहा है। अगर यही फ्लूइड डाउनवर्ड्स एक्सिलरेट कर दे मीन्स वो आपको ऐसे देता है, ये यहां तक फ्लूइड फील्ड है। फर्स्ट केस में जी नेगेटिव लेंगे ना? किसमें? फर्स्ट केस में जी। नहीं नहीं, मतलब तुम जी इफेक्टिव लोगे जो अल्टीमेटली जी प्लस ए आ जाएगा। तुम कर क्या रहे हो, इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट कर, जी। फ्लूइड की रिस्पेक्ट में एक्सिलरेशन, तो ये होगा ना ए माइनस माइनस ऑफ जी, तो अल्टीमेटली ए प्लस जी आएगा। उस चीज को मैं डायरेक्टली जी इफेक्टिव की टर्म्स पे सिखा रहा हूँ। ऐसी हाइट इज एच और मैं आपसे कह रहा हूँ दिस फ्लूइड इज नाउ एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स। इफ इट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स, देखो प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा रो इट्स जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एच नाउ। जी इफेक्टिव हो जाएगा इट्स जी माइनस ए नाउ। सो प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाएगा रो इंटू जी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एच। सो अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में था, मतलब आपका जो भी जिस फ्लूइड तो रेस्ट में है बट जिस कंटेनर में आपने फ्लूइड को लिया वो कहीं एक्सिलरेट नहीं करा, देन ये प्रेशर विल बी रो जी एच। बट अगर ये ऊपर भी एक्सिलरेट कर रहा है और नीचे भी एक्सिलरेट कर रहा है तो प्रेशर में चेंजेस आएंगे। सो जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच, और अगर ये डाउनवर्ड्स ले रहा है तो रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच। इतना लिख लीजिए। इतना लिख लिया आप लोगों ने? सेकंड केस में जी इफेक्टिव ए माइनस जी नहीं होगा? जी अगर ग्रेटर है ए से तो जी माइनस ए होगा, बट अगर वो आपसे कहता है ए इज ग्रेटर देन जी, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए माइनस जी हो जाएगा।
ओके। तो यशिका, आप जो लास्ट क्लास में हम प्रेशर कर रहे थे उसी प्रेशर से रिलेटेड दो क्वेश्चंस करें। एक ये कि अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो एक साइड लेवल फ्लूइड का इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू सूडो फोर्स। ये कुछ एंगल थीटा होता है, इस थीटा को कैलकुलेट करना सिखाया था, इट्स A/G। और दूसरा है, अगर फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, then the pressure exerted by fluid will be rho g plus A into H. And if it is accelerating downwards, then the pressure exerted by fluid will be rho g minus A into H. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Yes, sir. नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं ऑन फ्लूइड्स, देन वी विल स्टार्ट विद पास्कल्स लॉ। ज्यादातर क्वेश्चंस ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आते हैं, बट कुछ तो फ्लूइड्स पर हो गए। इसे सेवेंथ क्वेश्चन लिखो एटलीस्ट, सॉल्व साथ में सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व इट टुगेदर। ये जो आपने वेडनेसडे क्वेश्चंस किए थे उसी तरह का है। क्वेश्चन लेगा आप लोगों ने? नहीं। चलो जरा साथ में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ये ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा था दोनों साइड। अब वो आपसे कहता है टोटल कुछ गिवन था, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.029 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच आर्म। मींस इस केरोसिन को ऐड करने से पहले इसमें दोनों साइड, ये इनिशियल है, दोनों साइड वाटर भरा था। वाटर कितना था? 0.29। अब केरोसिन ऐड करने के बाद ऐसा तो नहीं ना कि वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर होगा तो इसी ट्यूब के अंदर। जो टोटल लेंथ होगी ट्यूब की, टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब, टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब। हाँ जी बताओ कोई मुझे, यशिका बताओगी मुझे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। केरोसिन ऐड करने से पहले एक साइड की लेंथ 0.29 थी, केरोसिन इतना ऐड कर दिया 0.1 मीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी हो जाएगी?
केरोसिन मींस 0.39 मीटर। 0.39 H1 प्लस H2 देखो कितना होगा 0.29 एक साइड था, दोनों साइड में मिलाकर जो वाटर होगा दैट्स 2 इंटू 0.29 प्लस 0.1 0.1, तो 0.39 जो होगा ना दोनों साइड, सिर्फ 0.2 थोड़ी ना होगा, 0.2 तो एक साइड है यशिका, 0.29 एक साइड 0.29 एक साइड, तो कितना हो जाएगा 0.58 प्लस 0.1। तो सर हम बीच का एरिया नहीं ऐड करेंगे? कौन सा ये वाला? यस सर। वो सब ऐड करके दिया हुआ है, ये जो 0.29 दिया ना सब ऐड करके दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है इतना, एक तरफ का 0.28 दूसरी तरफ का 0.29 दूसरी तरफ का 0.29, तो टोटल हो गया 2 इंटू 0.29 प्लस 0.1 0.69। H1 और H2 को ऐड करने के बाद 0.69 आया, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब वो आपसे कह रहा है कि पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, मींस अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट इधर लूँ और एक पॉइंट इधर लूँ, मींस दोनों साइड जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये आप ऐसे देख लो, यहाँ पर अगर आप यहाँ प्रेशर लोगे एक इस पॉइंट पर, आप देखो इस पॉइंट पर लो, दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए। मुझे लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कौन एग्जर्ट कर रहा है सालिक? यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है लेफ्ट में? केरोसिन कर रहा है ना, सिर्फ केरोसिन कर रहा है। और ये वाटर भी एटमॉस्फेयर का भी करेगा। हाँ, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट में जो प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू राइट का प्रेशर विच इज P2। P1 जब आप लोगे तो P1 देखो प्रेशर कौन सा है, केरोसिन का प्रेशर, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, प्लस केरोसिन का प्रेशर क्या होगा एच रो जी, हाइट ऑफ केरोसिन इज 0.1, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज दिस एंड जी इज दिस। फिर और कौन प्रेशर यहाँ एग्जर्ट करेगा, ये जो बचा इतना जो वाटर बचा ये भी करेगा, ये कितना हो जाएगा प्लस इट्स H1 minus 0.1 into density of water into G which is equal to, राइट साइड में जब आप देखो यहाँ पर प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा, पूरा लिक्विड एग्जर्ट करेगा, कितना आ जाएगा इट्स P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर कितना है H2 into density of water multiplied by G0। सो अगर आप देखो तो यहाँ काफी टर्म्स, कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो गया। आपको H1 और H2 का रेशियो चाहिए, H1 और H2 में एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन और देखो P0 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो इट्स 0.1, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज 800 प्लस इट्स H1 minus 0.1 into density of water is 1000, H2 which is unknown, density of water is 1000। सो इसको भी ना मैं राइट में ले आता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता है, इट्स 0.1 इंटू 800 इज 80, तो मैं P1 H1 और H2 का रेशियो चाहिए, इट्स 80, H1 को इससे मल्टीप्लाई करो 1000 H1 माइनस 100 1000 H2, 80 और 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया -20 आ गया, 1000 H1 इसे भी लेफ्ट में ले आओ, सो इट्स 1000 H1 माइनस 1000 H2, ये राइट में चला जाएगा 20 हो जाएगा, सो 1000 आप कॉमन ले लो, H1 minus H2 is 20/1000, so you will get H1 minus H2 is, ये कैंसिल हो गया, 20/1000 कैसे हुआ? हाँ 20/1000 कैसे हुआ? ये 1000 नीचे चला गया ना, अच्छा तो आपने हाँ। इधर भी लिखा था ना वो। H1 minus H2 is 0.02 हो गया,
दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब H1 प्लस H2 भी मिल गया, H1 माइनस H2 भी मिल गया, नो आई गेस H1 बाय H2 भी आ जाएगा। सो H1 प्लस H2, वाह कैसे सॉल्व करें इसे? H1 प्लस H2 है 0.69, मुझे इनका रेशियो चाहिए, और H1 माइनस H2 है 0.02। यस नो, रेशियो कैसे आएगा? नोहा ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो H1 निकल जाएगा, फिर H2 फिर H2 निकाल लेंगे। निकाल लेंगे और फिर बाई में रेशियो में रख देंगे। राइट, ये कैंसिल हो गया। H2 H1 0.69 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.71 हो जाएगा। सो H1 आ गया 0.71 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ जाएगा 0.35। 0.35 मीटर। ऐसे ही आप H1 की वैल्यू कहीं रख दो, इसमें रख दो, H2 आ जाएगा H1 माइनस 0.02, तो H1 इज 0.35 माइनस 0.02, तो यहां से H2 आ गया इज 0.33। ये H2 है और ये H1 है 0.35। आप H1 और H2 का रेशियो ले लीजिए, तो H1 और H2 का जो रेशियो होगा ये होगा 0.35, 0.33 which is 35 divided by 33। ये है जो H1 और H2 का रेशियो है, 35/33। कोई ऑप्शन मैच करा है? बी। यस, करिए। इसमें हमने P नॉट के बाद 0.1 क्यों ऐड किया है? प्रेशर, केरोसिन भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सो दिस इज रो जी एच, तो रोज ये अलग से लिखा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय केरोसिन। सो जो लास्ट क्लास में हमने किया था, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करी थी, एग्जैक्टली वही चीज है, ये अभी आया हुआ है एडवांस 2020 का। नोआ, अब माइक काम कर रहा है आपका? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। यशुका? यस सर। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? हम्म, सर 0.29 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई? जो 0.29 एक साइड की लेंथ है, ये तो दोनों साइड का चाहिए टोटल, तो 2 इंटू 0.29 होगा। सर दोनों साइड का क्यों, एक ही साइड? मुझे तो टोटल चाहिए ना, टोटल कितना वाटर प्लस केरोसिन की हाइट है, मुझे चाहिए ना H1 लेफ्ट की हाइट प्लस H2 टोटल है कितना। तो मुझे पता है पहले केरोसिन ऐड करने से पहले सिर्फ वाटर था 0.29, तो मुझे पता है कि लेफ्ट में भी 0.29 वाटर था, राइट में भी 0.29 वाटर था, तो टोटल वाटर था 2 इंटू 0.9 की हाइट पर, प्लस आपने 0.1 मीटर केरोसिन ऐड कर दिया, तो 0.1 और आ जाएगा। हाँ जी, नहीं आया? यस। देखो एडवांस में ना दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एक्सट्रीमली टफ होते हैं, मतलब वहाँ जो कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा होगा वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं होगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में होंगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे बहुत छोटी सी चीज यही है, ये वाला पोर्शन सब नहीं सोच पाते। इसमें जो हमने H1 माइनस 0.1 लिया है उसको हमने सीधा 0.29 क्यों नहीं लिया? मुझे H1 पता ही नहीं ना। पता जीरो, तो है दोनों साइड 0.29 है। पढ़ो जरा, 0.29 कब है? केरोसिन ऐड करने के बाद या केरोसिन ऐड करने से पहले? पहले हम्म, 0.30 नहीं हो जाएगा फिर ऐड करने के बाद? अच्छा, तुम यहाँ केरोसिन ऐड करोगे तो यहाँ का वाटर इधर जाएगा ही नहीं? जाएगा। जाएगा ना, मुझे पता नहीं कि कितना रह जाएगा, दैट्स H1। जल्दी लिखो इसे, फिर पास्कल्स और लॉस कर, सब्ट्रैक्ट क्यों किया 0.1? इसलिए कि टोटल ये पूरा H1 है, 0.1 केरोसिन है, तो वाटर कितना है? H1 माइनस 0.1।
गया तो जी हाँ जी यशिका, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आप देखो नेक्स्ट पास्कल्स लॉज में ना, प्रेशर में एक पास्कल्स लॉ बचा हुआ है, पास्कल्स लॉ फिनिश करते हैं जल्दी से। वैसे इसमें थोड़ा सा एरर नहीं होगा क्योंकि हमने 71 का हाफ 35 लिया है। 0.35 ही तो होगा। 70 का होता है ना वो। अच्छा अच्छा 0.355। तो बेस्ट जो ऑप्शन, क्लोजेस्ट जो ऑपरेशन ऑप्शन होगा उसको चूज करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट देखिए पास्कल्स। देखो पास्कल्स लॉ जो है ना, इसका दो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है कि अगर ग्रेविटी नहीं है तो लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये लिक्विड है, क्या यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम होगा या डिफरेंस होगा कुछ? लेट्स से यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ जो प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट्स P2। P1 P2 सेम होगा या डिफरेंस मिलेगा P1 और P2 में? हाइट इज h। यस नो? डिफरेंस होगा। नोहा कितना डिफरेंस होगा दोनों P1 और P2 के प्रेशर में? सर एच। h प्रेशर डिफरेंस, h तो हाइट डिफरेंस है। यशिका बताओ जरा क्या प्रेशर डिफरेंस होगा अगर यहाँ प्रेशर P1 है? जी। h रो जी, ये प्रेशर डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इट्स ग्रेविटी फ्री स्पेस, G0 है। अगर G0 है इसका क्या मतलब है? P1 माइनस P2 कितना होगा? 0। G0 है, सो P1 कितना आ जाएगा? P2 के P1 और P2 इक्वल हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं है। दिस इज पास्कल्स लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, कि अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रेविटी फ्री रीजन है, तो ग्रेविटी फ्री रीजन में आप फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करो, the value of pressure will not change, it will be same. That's the first statement of Pascal's law. अगर ग्रेविटी होगी तो हाइट के साथ आपका प्रेशर वेरी करता है, अलग अलग हाइट्स पर प्रेशर की वैल्यूज अलग अलग होगी। अगर ग्रेविटी नहीं है तो हर जगह प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। दैट्स पास्कल्स लॉ। सो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, कहता है प्रेशर इन अ फ्लूइड pressure in a fluid at rest is same at all points if we ignore gravity. So अगर आप ग्रेविटी इग्नोर कर दो तो हर पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा लिक्विड के, वो प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा। सेकंड, सेकंड होता है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। अच्छा ये टूथ पेस्ट निकलता है ना, ये पेस्ट है, ट्यूब है, और इसमें से कुछ पेस्ट बाहर निकालना है तो आप यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हो और ये पेस्ट यहाँ से बाहर आ जाता है। इसका क्या मतलब है? प्रेशर ट्रैवल कर रहा है, होता है टूथपेस्ट में। आपने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया जी ट्यूब पर और यहाँ से पेस्ट बाहर आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स जो आपने प्रेशर यहाँ दिया था वो प्रेशर यहाँ तक इसी तरह से ट्रैवल कर गया, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। ये सेकंड स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ का। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है अ चेंज इन प्रेशर applied to an incompressible fluid incompressible fluid
is transmitted undiminished to every point of fluid. And wall of containing vessel. तो जो आपका टूथपेस्ट है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। आप ट्यूब को पुश करते हो और टूथपेस्ट बाहर आ जाता है, वो इसका एग्जाम्पल है। बहुत डिवाइसेस हैं जो सिर्फ इस एप्लीकेशन के ऊपर बनती है। तो इस एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल और देख लो। एक चीज और याद रखना, इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर कर यू कैन मेक फोर्स मल्टीप्लायर्स। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है कि आप एक जगह लेट से फोर्स अप्लाई करो 2 न्यूटन, सिर्फ इस सिंपल एप्लीकेशन को यूज कर कर आप उस 2 न्यूटन को 200 न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे होगा। मान लो मैंने यहाँ ट्यूब ले लिया, ये ले लिया मैंने, इस कंटेनर में यहाँ लिक्विड फिल्ड है, पूरा सब लिक्विड फिल्ड था। ये सब पिस्टन लगे, सबका एरिया अलग अलग है। यहाँ एरिया ए है पिस्टन का, यहाँ एरिया डबल हो जाता है 2a, और यहाँ एरिया ट्रिपल हो जाता है 3a। ये पिस्टन है, इसको यहाँ मैंने इनवर्ड्स पुश किया विद अ फोर्स F। कितना प्रेशर अप्लाई किया है मैंने सालिक? एरिया ए है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स F, तो मैंने प्रेशर कितना अप्लाई कर दिया सालिक? F बाय यशिका, ये जो पिस्टन है, सेकंड पिस्टन ना, दिस वन, ये पिस्टन इनवर्ड्स जाएगा या बाहर आएगा? सर बाहर आएगा। बाहर आएगा, विद सम फोर्स बाहर आएगा ना। मुझे ये फोर्स कैलकुलेट करनी है F2। तो देखो, ये जब बाहर आएगा तो कुछ प्रेशर से भी बाहर आएगा, इसको मैं P1 कह देता हूँ। तो आप लिख सकते हो ना कि जो फोर्स होगी, दैट फोर्स शुड बी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज 2a। अब पास्कल्स लॉ कहता है कि हर जगह प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मींस P2 P1 के इक्वल होगा, और P1 कितना था? F बाय A। अब देखो जादू, इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, यशिका जरा प्रिडिक्ट करो फोर्स कितनी हो जाएगी F2, F के कंपेरेबल? सर 2 टाइम्स। डबल। दिख रहा है जादू, दिख रहा है? आपने यहाँ फोर्स अप्लाई करी F, 2F होगा, आपने 2A और लिख दिया। और यहाँ पहुंचकर जो फोर्स हो गई, दैट फोर्स बिकम्स 2F। फोर्स डबल हो गई। इसी तरह से अगर यहाँ आप लोगे तो यहाँ पहुंचते पहुंचते जो फोर्स होगी, दैट फोर्स विल बिकम 3F3। दिस इज पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। और ये बता रहा है कि यहाँ पर आप फोर्स मल्टीप्लाई बना सकते हैं। मींस अगर यहाँ आप कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लो जिसका एरिया 100A है, देन फोर्स विल बिकम 100 टाइम्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। So you get force multiplied by 3 times. Force get multiplied 3 times. यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगी। इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कि आपने फोर्स अप्लाई करी और वो फोर्स इंक्रीज होती चली गई। हाँ जी बताओ, ये आया समझ में सबके? वाह, यस सर। दैट्स पास्कल्स लॉ। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, कि आपने एक साइड प्रेशर इंक्रीज किया तो इंक्रीमेंट प्रेशर का हर जगह इक्वली जाएगा, और इसे आप यूज कर सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई करने। चलो जल्दी से लिख लो इसे, विल डू सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट।
असीम क्लियर है? यस सर। स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा। अक्षत आप बहुत लेट हो गए आज, क्या हो गया? सर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया था और निष्कर्ष सर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उन्होंने अभी लिंक भेजा है। ओह, अनवी आपके साथ भी वही सब्सक्रिप्शन वाला इशू आ रहा था? यस सर। सॉरी बच्चे, तो हमारे एंड से गड़बड़ है। सो नो प्रॉब्लम सर। वेडनेसडे आप नहीं थी ना? वेडनेसडे आपका लेक्चर आपने सुना था? नहीं सर, एक्चुअली मेरा एग्जाम था तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। किस टॉपिक का था, थर्मल? सर पेपर सर इसमें सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल और थर्मोडायनेमिक्स आ रहे थे। ओके। सो अनवी लास्ट क्लास में जो हमने किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, अक्षत आप तो थे लास्ट वेडनेसडे ना? यस सर। उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया हुआ है। तो उस पर हमने वो कंप्लीट कर पास्कल्स लॉ स्टार्ट किया है। लाइक पास्कल्स लॉ इज अ फ्रेश टॉपिक, ये मैं समझा देता हूँ आपको। इससे पहले तो जस्ट जो लास्ट क्लास में किया था उसी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। सो देखिए पास्कल्स लॉ के अक्षत क्या क्या एप्लीकेशंस है। अनवी आप भी देखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। पास्कल्स लॉ सिर्फ ये कहता है, दो स्टेटमेंट्स हैं कि अगर एक लिक्विड ले लिया और आप कहते हो ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी अगर अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो थ्रू आउट द लिक्विड हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। कहीं भी आप ले लो, अगर आपने लिक्विड लिया, लिक्विड में कहीं भी आप चले जाओ अगर, और आप कह रहे हो कि ग्रेविटी अपना रोल प्ले नहीं करती, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो लिक्विड के आप किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो वहां प्रेशर सेम आएगा। दिस इज फर्स्ट, द प्रेशर इन फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ इग्नोर ग्रेविटी। सेकंड, अगर आप किसी भी जगह प्रेशर, दूसरा स्टेटमेंट कहता है, दूसरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जैसे टूथपेस्ट होता है, आप टूथपेस्ट में क्या करते हो, ट्यूब को एक साइड से प्रेस करते हो, दूसरी साइड से पेस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जो टूथपेस्ट है, वो टूथपेस्ट भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ, पास्कल्स लॉ। बेसिकली सेकंड लॉ कहता है, आप प्रेशर अगर एक तरफ इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ट्रांसमिट होकर दूसरी तरह चला, दूसरी एंड पर चला जाएगा। जैसे आपने टूथपेस्ट लिया, एक साइड से आप उसे प्रेस करोगे तो दूसरी साइड से
पेस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, प्रेस से प्रेशर ट्रांसमिट करता है। दैट्स द सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर ही एक सिंपल सी डिवाइस बनाई थी हमने, एक स्फेयर ले लिया, इस स्फेयर में लिक्विड फिल्ड है, दिस इज लिक्विड। ये लिक्विड फिल्ड। इसमें अगर आपने किसी एक साइड फोर्स अप्लाई करी, लेट्स से मैंने F फोर्स अप्लाई करी, दैट मींस इस साइड मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया विच इज F बाय, तो होगा क्या, ये प्रेशर हर एंड पर, यहाँ भी एक पिस्टन लगा है, यहाँ भी एक पिस्टन लगा है, ये पिस्टन बाहर जाएगा, यहाँ से एक साइड से आप लिक्विड को इनवर्स पुश करेंगे तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये दोनों पिस्टन बाहर जाएंगे विद द सेम प्रेशर। तो यहाँ P2 और P3 एग्जैक्टली सेम होगा, बट फोर्स देखो, यहाँ प्रेशर P2 एक्ट कर रहा है, फोर्स F2 एक्ट कर रहा है, एरिया 2A है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, सो इट्स P2 into 2A। P2 और P1 इक्वल होगा, जैसे आप लिख सकते हैं F by A, तो P2 को आप लिख सकते हो F by A, तो ऐसे F2 आ गया, इट्स F by A into A, so that will be 2F। जब ये बाहर जाएगा, ये जिस फोर्स से बाहर जाएगा, that force will be 2F। इसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ जिस फोर्स से बाहर जाएगा, that force will be 3F now। तो यूजिंग दिस पास्कल्स लॉ आप फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हैं कि आप एक साइड फोर्स इंक्रीज करेंगे, कुछ फोर्स अप्लाई करी, जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करेंगे फोर्स मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? अक्षत एंड अनवी, आप लोगों का मिस हुआ था। Yes, sir. यस सर। ओके, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है पास्कल्स लॉ की। तो सारी एप्लीकेशंस फोर्स मल्टीप्लायर की ही है। फर्स्ट एप्लीकेशन, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इस पास्कल्स लॉ की, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्या मतलब है। हाइड्रोलिक लिफ्ट को आप यूज करते हैं टू लिफ्ट heavy objects. Hydraulic lift is based on Pascal's law. It's based on Pascal's law. और इसे आप यूज करेंगे टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। Sorry, not every, heavy objects. So this is based on Pascal's law and we use this to lift very heavy objects. तो आपने क्या किया, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट बनती कैसे है, आपने दो पिस्टन लगा दिए, वन पिस्टन विद इन स्मॉलर एरिया, स्मॉल ए, और एक लार्ज एरिया है विच इज कैपिटल ए। यहाँ पूरा लिक्विड फील्ड है, ये लिक्विड है। आपने यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई करी, सम फोर्स F इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, और स्मॉल f कह देता हूँ, यहाँ हमने स्मॉल f अप्लाई करी ऑन पिस्टन, स्मॉलर पिस्टन, दिस इज स्मॉलर पिस्टन। सो अक्षर लार्ज जो पिस्टन है उस पर फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, क्या वहां भी डाउनवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रही होगी या अपवर्ड्स। अप फोर्स है ना, तो ये वाला जो फ्लूइड है ये इसे अपवर्ड्स पुश करना शुरू कर देगा, तो यहाँ फोर्स अपवर्ड्स एक्ट करेगा। मैंने यहाँ पर इट्स एक कार रख दिया, मुझे कार लिफ्ट करनी है, तो होगा क्या, आप ये स्मॉल f से फोर्स अप्लाई करो इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ये फ्लूइड इसके ऊपर एक कैपिटल F फोर्स अप्लाई करेगा और ये ऊपर उठ जाएगी, और आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर at small piston is equal to pressure at large piston. स्मॉल पिस्टन पर प्रेशर अगर आप अप्लाई करेंगे, दैट्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
लार्ज पिस्टन पर अगर आप अप्लाई करोगे इट्स कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय एरिया। सो आप यहां से कैपिटल एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एफ में ले जाओ, इट्स स्मॉल एफ इनटू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए। अब देखो जो लार्जर पिस्टन है उसका एरिया ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो आप कह सकते हो यू आर मल्टीप्लाइंग, सो ए बाय ए विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो आप ये लिख सकते हो दैट कैपिटल एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। तो लार्जेस्ट पिस्टन पर जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एरिया ऑन द स्मॉलर पिस्टन। एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। तो स्मॉलर पिस्टन पर प्रेशर और लार्जर पिस्टन पर प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है। एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। प्रेशर सेम होगा लेकिन फोर्स लार्ज पिस्टन पर इतनी एक्ट करेगी कि शायद ये पूरी कार को लिफ्ट कर ले। दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी तरह से एक और है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सेम कहानी है, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है और इसे यूज करेंगे ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए। आप एक साइड कम प्रेशर कम फोर्स अप्लाई करोगे, दूसरे एंड तक जाते जाते फोर्स इंक्रीज हो जाएगी बट प्रेशर सेम रहेगा। इतना लिख, विल डू सम न्यूमेरिकल्स। सर पर कार को लिफ्ट क्यों करना है? मतलब ये कार वॉशिंग शोरूम है कोई, उसमें कार को लिफ्ट करके नीचे से साफ करना चाहता है। ओके ठीक है। सर। क्वेश्चंस लिखना शुरू करो इस पे। तो मतलब पास्कल्स लॉ पे कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं बनता। पास्कल्स लॉ प्लस आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं, बट सिर्फ पास्कल्स लॉ तो बहुत इजी हो जाता है। इतना जल्दी नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर मेरा ऊपर का ना कुछ रह गया था सर थोड़ा। सर और ये और ऊपर यस सर, यस सर, और ये सर वो जो स्टेटमेंट थी वो रह गई। यस सर, लिख लिया।
Malik will do some questions now. Next thing. क्वेश्चन लिखिए स्क्रॉल सॉल्व अप कर दीजिए, जी। स्क्रॉल अप कर दीजिए। अभी तक नहीं लिखा आप लोगों ने? लिखिए। डन सर। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व करते हैं साथ। अभी हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं करवाया। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर था। वेरी गुड। ठीक है। सो एक लार्जर पिस्टन है जिसके ऊपर कार रखी हुई है। यहाँ आपने फोर्स F1 अप्लाई करी और इसका आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो एंड है इसका एरिया है सर्कुलर। सो इसे आप R1 ले लो। R1 is 5 सेंटीमीटर। F2 act है। R2 is 15 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए। F2 जो होगा that is equal to mg 1350 into g F1 by pi R1 square। तो इस केस में F2 नीचे नहीं एक्ट करना चाहिए अगर हम mg ले रहे हैं तो। mg नीचे एक्ट करेगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई करोगे तो ऊपर अप्लाई करोगे ना। तो हम इक्विवेलेंट फोर्स ले रहे हैं mg। So F2 will be F2 by pi R2 square। Pi will cancel this pi। तो यहाँ से आप F2 लिख सकते हैं। F2 will be R2 square divided by R1 square into F। R2 जो आप लोगे that's 15, so it's 15 square। R1 आप लोगे that's 5 square। अच्छा F1 चाहिए ना, सॉरी, चलो कोई नहीं। F1 और F2 वेट की इक्वल है कार की 1350। तो F1 आ गया
1350 G into 5 square by 15 square. So F1 is 0, 25 by 225. ये cancel हो गया. So F1 is 13500 by 9. So this is simple application of this thing, Pascal's law. Note it down. और वो आपसे कुछ कैलकुलेट करवा रहा है, इसके बाद फोर्स उसने कैलकुलेट करवा लिया, वो आपसे कह रहा है प्रेशर कैलकुलेट करो. तो प्रेशर इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया. तो ये आप कैलकुलेट कर लो F1 बाय F1 और A1 दोनों नोन है. लिखिए सॉल्यूशन लिखिए. एक और क्वेश्चन करते हैं, वो आप करोगे. A1 को 5 स्क्वायर लेंगे ना. हम्म. क्या कह रहे हो उमर, किसको क्या लेंगे दोबारा बोलो. A1 को 5 5 स्क्वायर. स्क्वायर नहीं, पाई आर, पाई इंटू 5 स्क्वायर ना, सर्कल है. अच्छा जी. यशिका यहाँ तक क्लियर है सब. Yes, sir. अक्षत कोई डाउट इसमें. पास्कल्स लॉ में कुछ बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन पाते. इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं प्रेशर पर, जो हमने लास्ट टाइम किया था, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर. चलिए भाई नेक्स्ट देखिए. इसे आप सॉल्व करिए जरा. इसको बताओ जरा मुझे क्या आंसर्स आ रहे हैं. जहां जहां अटको वहां मुझे बताते जाओ, मैं हेल्प कर दूं.
वेटिंग फॉर आंसर्स, बहुत लंबा नहीं है, जो आपने करा है बिल्कुल उसी तरह से रिलेटेड है। कुछ हो रहा है सॉल्व अनवी, ये मुझे सॉल्व करना है? क्वेश्चन लिख लें एक बार पहले। अच्छा, सर आप होस्ट हो कि को होस्ट? आज क्या हूँ, आई एम होस्ट। गलत भेज दिया, एक सेकंड। अनवी का आंसर ठीक है, नोहा का आंसर ठीक आ रहा है, उनीब का भी आंसर सही है, उमर का गलत है। तब तक मैं कुछ कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। यशिका का भी ठीक आ रहा है। अक्षत, देखो यहाँ 2 पाइप है, दो सिरिंज मान लो, एक का एरिया कम है, दूसरे का एरिया ज्यादा है। दिस इज स्मॉलर एरिया A1, दिस वन इज लार्जर एरिया A2. So this is smaller piston, this is the larger piston. Different cross sections filled with water are connected to a tightly fitted rubber tube filled with water. Diameter smaller piston, larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. तो यहाँ smaller piston का diameter है which is 1 centimeter. ये larger piston का diameter है which is 3 centimeter. Find the force exerted on the larger piston. The force of 10 newtons applied to the smaller piston. तो ये F1 गिवन है आपको, F1 is 10 न्यूटन। अक्षत अभी तक आंसर नहीं आया आपका, वो आपसे कह रहा है F2 कैलकुलेट कीजिए। सो दैट मीन्स दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय A1, F2 डिवाइडेड बाय A2। आपको F2 चाहिए, F1 डिवाइडेड बाय A1 into A2 is equal to F2। तो आप F2 को लिख सकते हो F1, F1 is 10, A2 is pi R2 square ना, तो अगर डायमीटर 3 दिया हुआ है, so R is 1.5 square, A1 which is pi, it's 0.5 square is multiplied by 4. F1 is 10. 10 हमने पहले भी तो ऐड किया है, 10 into pi। 10 हमने F2 is equals to 10 हमने मल्टीप्लाई तो कर ही दिया है पहले। हाँ सॉरी, तो ये आ गया 10 इंटू ये 2.25 हो जाएगा और ये 0.25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
सो दिस इज इक्वल टू 19। फर्स्ट पार्ट तो सबका सही आ रहा था। सेकंड पार्ट बताओ मुझे। देखो वो क्या कह रहा है कि अगर यहां से if the smaller piston is pushed in through 6 centimeter, how much does the larger piston moves out? तो मान लो स्मॉलर पिस्टन यहां से यहां तक आ गया एंड दैट 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं जो लार्जर पिस्टन है ना ये कितना बाहर निकलेगा, ये पूछ रहा है। इफ दिस इज L1 दिस इज L2 कितना होगा, दिस इज L1। तो इसे आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि ये उसने आपसे कहा है वॉल्यूम की टर्म्स में। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि अगर इतना वॉल्यूम इनवर्ड्स पुश कर दिया तो बाहर कितना वॉल्यूम निकलेगा। अगर इतना वॉल्यूम इनवर्ड्स पुश किया होगा है तो बाहर जो वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है आपको। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम पुश्ड इनवर्ड्स वॉल्यूम पुश्ड आउटवर्ड्स। सो इनवर्ड्स जो वॉल्यूम पुश कर रहा है, इनवर्ड्स वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ A1 into L1 which is equal to A2 into L2। एरिया को आप लिख सकते हो, यस नो सही आ रहा है, पाई आर स्क्वायर ना, इट्स पाई R1 which is D1 by 2 क्योंकि डायमीटर या पाई R1 स्क्वायर लिख लो। पाई R1 स्क्वायर इंटू L1 और A2 आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। So the pi will cancel this pi. You can get the value of L2 from here. L2 is it's R1 square into L1 over R2 square. So जितना वॉल्यूम इनवर्ड्स पुश किया उतना ही वॉल्यूम एग्जैक्टली बाहर आ जाता है। ये है आपका। So यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू रख दीजिए। R1 कितना है देखो, R1 इज 1 सेंटीमीटर है, 0.5 0.5 स्क्वायर। D2 देखिए, D2 कितना है 3, तो R2 आ जाएगा 1.5 स्क्वायर। L1 देखिए, L1 कितना है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L2। इसको आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा जो नोहा कह रहा था, 0.67 सेंटीमीटर। तो अगर आपने एक पाइप को इनवर्ड्स पुश किया है बाय 6 सेंटीमीटर तो नेक्स्ट पिस्टन बाहर निकल आएगा विद 0.67 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए। अक्षत वही अब, यस सर। अक्षत तुम्हारे आंसर्स क्यों नहीं आते हैं दोस्त? हम्म स्क्रॉल करूं फर्दर? नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक है फ्लूइड एट रेस्ट पर एंड दैट इज दिस आपका buoyant force in Archimedes principle। सो देखो जरा buoyancy कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
जस्ट 1 सेकेंड, छोटा सा एनिमेशन है मेरे पास, वो आपको बॉयंसी, बॉइंट फोर्स सब बता देगा। सो देखो बॉयंसी क्या है। लाइक अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालोगे तो वो थोड़ा सा लाइट फील करने लगता है आप उस ऑब्जेक्ट को। तो उस ऑब्जेक्ट को लाइट फील करने का रीजन क्या है? ओके, वाटर भी उस पे अपवर्ड प्रेशर अप्लाई करता है। यस, जैसे आपने अगर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को डाल दिया वाटर के अंदर, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर ऊपर से भी इंक्रीज होगा, प्रेशर नीचे से भी इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे, देखो रीजन देखना पॉइंट फोर्स का, ये कॉमन है ना कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में डाल दिया, लिक्विड में अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल दिया, तो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। दैट नेट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज buoyant फोर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज buoyancy। कॉज ऑफ buoyancy क्या है? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल देता हूँ, देखो टॉप फेस कम डेप्थ पर है, बॉटम फेस ज्यादा डेप्थ पर है। टॉप फेस पर ऊपर से जो प्रेशर एक्ट करेगा ये वही प्रेशर है जिसे आप एच रो जी कहते हो, वो प्रेशर कम होगा, यहाँ ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। सो नेट जो प्रेशर होगा वो अपवर्ड्स एक्ट करेगा एंड बॉडी विल मूव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। नेट जो फोर्स होगी, नेट जो प्रेशर होगा वो अपवर्ड्स एक्ट करना शुरू कर देगा, और इस नेट अपवर्ड्स प्रेशर की वजह से दिस बॉडी विल मूव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। दैट्स पॉइंट फोर्स। और इसी फिनोमेना को आप buoyancy कहते हैं। अब इस buoyancy को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? दैट वाज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए buoyancy। अगर मैंने लिक्विड लिया और इस लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को मैंने इमर्ज कर दिया, लेट्स से मैंने ऐसे कर कर एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज कर दिया, तो ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। This net upward force is known as buoyant force and this phenomena is known as buoyancy। तो आप ऐसे लिख सकते हो अपवर्ड फोर्स, एक बार फिर बोलिएगा सर। लिख रहा हूं मैं इसी चीज को, अपवर्ड फोर्स acting on a body immersed in a fluid is called upthrust or buoyant force। and phenomena is called buoyancy। और इस फिनोमेना को आप buoyancy कहो। तो जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला, लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड्स फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज buoyant फोर्स। भाई आप एक मग लो, उसको जैसे ही वाटर में डालोगे, वाटर उस मग के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। दैट फोर्स इज buoyant फोर्स और इस फिनोमेना को buoyancy कहते हैं।
नोट कर लीजिए इतना। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आज टाइम नहीं है, इसे तो हम नेक्स्ट मंडे ही कर पाएंगे। लिख लो इतना। नहीं उमर, आज भी नहीं। तो जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला, फ्लूइड जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा पॉइंट फोर्स, फिनोमेना इज बुयांसी। सो नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड विल स्टार्ट विद हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में क्या क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू दिस ऑन मंडे। चलो, ओके, बाय, थैंक यू।